इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तथा जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। तो जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जिससे कांच की छड़ धनावेशित और सिल्क ऋणावेशित होगा। किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस पर धनावेश तथा ग्रहण करने पर उस पर ऋणावेश आ जाता है। किसी परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिससे परमाणु उदासीन होते हैं। कहता है कि एक यौगिक जब अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उनकी प्रकृति कैसी होती है। सी ऑप्शन। तो अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला। तो एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक पदार्थ होता है जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करने की क्षमता होती है, अर्थात उन्हें इलेक्ट्रॉन की खोने का कारण बनता है। ठीक है। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हेलोजन, ओजोन, MnO2, HNO3 आदि। नेक्स्ट, यीस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ए ऑप्शन, यानी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट यानी खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। किण्वन खमीर कोशिकाओं और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 यीस्ट और जाइमेज की उपस्थिति में ये T2C2H5OH+2CO2 बनाता है। ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया अवायवीय शोषण का उदाहरण है। तो यीस्ट किण्वन के दौरान पाइरूवेट जो है किस उत्पाद में परिवर्तित होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार और यह आभासी स्थिति की प्रकृति कैसी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो ऊंची और बदलती रहती हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है और यह आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर भागना या निकट आना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का अधिक या कम होना है। अपवर्तन के उदाहरण है झील का कम गहरा दिखना, जल में पड़ी मछली का ऊपर उठा दिखना, जल में तिरछी रखी छड़ी का मुड़ा दिखना। ठीक है। आकाशीय पिंडों का बड़ा दिखना, लेंस प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। तो यह असमाप्य और गैर नवीकरणीय। तो जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम समाप्य और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। यह ऊर्जा का संसाधन सीमित है तथा भविष्य में यह अंततः समाप्त हो जाएगा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा अपेक्षाकृत आसान या सरल ईंधन है। इसमें ऊर्जा मांग को पूरा करने की क्षमता पाई जाती है। यह अत्यधिक सामर्थ्य युक्त ईंधन है। बुनियादी ढांचों के लिए यह आसानी से सुलभ जो है ईंधन है। फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं। सी ऑप्शन। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, यानी अंगूठा जो है लगने वाले बल, तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा जो है धारा की दिशा निरूपित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चालक की गति की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में आर्मेचर कॉइल की भुजाओं पर कार्य करने वाले बल की दिशा का पता लगाने में फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का उपयोग किया जाता है।
तथा कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। 37 का सी यानी उपास्थि वलय। उपास्थि वलय यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके। उपास्थि वलय एक जो है लचीला संयोजी ऊतक है और यह श्वास नली को सहारा देता है। सांस लेने के दौरान इसे हिलने और मुड़ने की अनुमति देता है। श्वास नली के कार्य है कि वायु का संचालन, यह नाक में फेफड़ों तक हवा का संचालन करता है। सुरक्षा ठीक है, बाह्य पदार्थ और थर्मो रेगुलेशन, यह हवा को शरीर के तापमान पर लाता है ताकि जो है म्यूकोमा प्रभावित न हो। कहता 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो ये हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे जो एफ बराबर कितना है -30 सेंटीमीटर, ठीक है, यू बराबर -60 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर होता है 1/v -1/u, ठीक है। तो यहाँ से आपको भी निकल जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो देखिए निर्मित प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के आगे, ठीक है, लेंस के आगे आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। तो -20 सेंटीमीटर लेंस के आगे आभासी और सीधा। कहता है कि 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है? 40 का बी इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। माउंट एटना इटली देश के द्वीप पर अवस्थित है। माउंट पोपा म्यांमार का जो है ज्वालामुखी पर्वत है। कहना कि किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? यह गुरु गोविंद सिंह। तो सिख गुरु देखिए सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिख गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, के 4 पुत्रों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति के रूप में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। कहता है कि भारत जीपीटी कार्यक्रम को किस के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? ए ऑप्शन यानी रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई। भारत जीपीटी कार्यक्रम जो है रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में देश का पहला एआई मॉडल हनुमान को रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किया गया। फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये ऑप्शन। तो देखिए फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार है, ठीक है। फेम इंडिया का तात्पर्य है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैदराबाद इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसका अंतिम लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करना। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये होगा आपको उत्तराखंड। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी उत्तराखंड में शुरू किया गया। उत्तराखंड में हिमालयन एयर सफारी जो है जायरोप्टर एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर है द्वारा हरिद्वार के जो बैरागी कैंप
वैरागी कैंप में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा आगरा और मथुरा के बीच जो है उद्घाटन किया गया। हाल ही में सुपेश पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 45 का ए, सर्वोच्च न्यायालय। तो हाल ही में सुपेश पोर्टल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रणाली में एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आधारित पोर्टल सुपेश लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी जो है शोध में सहायता करना। नेक्स्ट की यदि बात करें तो निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप लॉन्च किया। दक्ष ऐप को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया। तथा वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 46 का भी ईरान। तो वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस ईरान में दर्ज हुआ है। दक्षिणी ईरान में एक गांव में धरती का अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है, जिसका उस बिंदु जो है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 36.1 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? 47 का भी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। यह वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के परम चरमपंथी गुट के नेता थे। उन्हें भारतीय अशांति का जनक जो है वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट में कहा। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इनका जन्म 1856 में आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। द आर्कटिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य जो है उन नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। एनी बेसेंट और जोसेफ बेपिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तिलक ने 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इसी वर्ष बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया गया, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता प्रदान की। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी पत्र केसरी और अंग्रेजी पत्र मराठा का प्रकाशन किया है। उन्होंने शिवाजी महोत्सव 1895 और गणपति महोत्सव 1893 की शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1921 को बाल गंगाधर तिलक की प्रथम पुण्यतिथि पर गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव शत कर्नाटक की अध्यक्षता। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1905 में कहता है कि भारत में जो शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम क्या होगा? बी ऑप्शन। तो भारत में शासन करने वाले शासक हैं इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 तक। ठीक है, इन्हें गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316। इन्हें सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। गुजरात विजय 1572-73 के बाद अकबर ने पहली बार जो है कैम्बे खंभात में समुद्र को देखा और पुर्तगाली से भी पहली मुलाकात की। शेरशाह सूरी सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है? सी ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। आनंद मठ बांग्ला भाषा के एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की है। भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसी उपन्यास में से लिया गया है। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है और इस उपन्यास में उत्तर बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है तथा अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का जो है यानी इबादत खाना हॉल में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। ठीक है, देखिए दीन पनाह नगर ये दिल्ली में है, इसका निर्माणकर्ता हुमायूं है। बादशाही मस्जिद ये लाहौर में है, इसके निर्माणकर्ता औरंगजेब है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और निर्माणकर्ता हमीदा बानो बेगम है। आगरा का किला आगरा में है, निर्माणकर्ता अकबर है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, निर्माणकर्ता अकबर। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर, इसके निर्माता नूरजहां। शीश महल है आगरा में, निर्माणकर्ता शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा, निर्माणकर्ता है शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा। मोती मस्जिद एक दिल्ली में भी है, इसका निर्माणकर्ता औरंगजेब है। अब जामा मस्जिद दिल्ली में, इसका निर्माणकर्ता शाहजहां। कहता भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे जो किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य बाहरी अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य जनता विशेषतः मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 में गठित हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आए। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य जो अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। कहता है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? ये ऑप्शन कलकत्ता। भारतीय इतिहास में 20 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराज उद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य शक्ति निहित थी। इसके पश्चात ही काल कोठरी की त्रासदी हुई। जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी कहा गया। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? ये ऑप्शन शून्य। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन आयोग की नियुक्ति की। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए यह जो है साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन के लोग सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी कारण कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। ठीक है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और लिबरल फेडरेशन सभी ने एक स्वर में कमीशन का विरोध किया। जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस के बर्बरता का शिकार हुई और मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई है। राजकुमार शुक्ल। तो देखिए बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु किए गए 3 कठिया प्रथा से त्रस्त थे। गांधी जी ने
गिलहों के अत्याचार की जांच के लिए उसका अंत करने के लिए सरकार को विवश किया। राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। 1917 के चंपारण आंदोलन के बाद ही उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी आंदोलन के पश्चात देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियाँ मिली। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह प्रथम जो वास्तविक किसान सत्याग्रह 3/20 भाग पर नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। बटक मियाँ गांधी जी को जहर युक्त दूध पीने की सूचना देकर जान की रक्षा की। कौन सा जो युग्म सही नहीं है? ए ऑप्शन। तो देखिए, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। कोयला को कार्बन, आर्द्रता, वाष्पशील पदार्थ तथा राख की मात्रा के आधार पर 4 वर्गों में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में बांटा गया। एंथ्रासाइट कोयला काला और चमकीला होता है। इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है। यह शीघ्रता से जलाया नहीं जाता। एंथ्रासाइट कोयला एक बार जलाने पर काफ़ी देर तक जलता रहता है। ठीक है। बिटुमिनस कोयला में 60 से 80% तक कार्बन होता है। इसमें वाष्पशील पदार्थ सबसे अधिक होते हैं। बिटुमिनस कोयला मुलायम होता है। इसका रंग काला गहरा भूरा होता है। ठीक है। और लिग्नाइट कोयला का रंग भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें 40 से 55% कार्बन होता है। पीट कोयला वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में खाली स्थान के बीच वर्षा होती है। ए 70 से 200। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। सागौन, साल, शीशम, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर आदि वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क कटीली वनस्पति वन में वार्षिक वर्ष 70 से 100 सेंटीमीटर से कम होती हैं तथा निम्न किस्म की जो घास भूमियाँ पाई जाती है। सवाना वनस्पति में सामान्य 60 सेंटीमीटर से कम जो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। खालिस्ता नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। सी बेतवा। तो बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। यह यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में है। तो बेतवा नदी मालाबार पठार से बहती है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल वितरित करती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी 1465 किलोमीटर, भारत की दूसरी सबसे लंबी है। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप कंटक पठार से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से जो है निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? 58 के बरखान। ठीक है। तो बरखान तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीले को बालू का स्तूप अथवा टिब्बा कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़कर लाए गए मिट्टी महीन कणों के जो बृहद जमाव को लोएस कहा जाता है। कहता है कि भूगोल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? ए ऑप्शन इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज द्वारा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज 276 से 194 ईसा पूर्व में किया है जी। जियोग्राफी शब्द जो है मूल रूप से 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की जो है माप भूगोल का विस्तार से अध्ययन किया। इस कारण इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान स्ट्रैबो ने प्रथम बार भूगोल को परिभाषित किया। भूपर्पटी खनिजों के रूप में केवल खाली स्थान कार्बन होता है। सी ऑप्शन 0.02%। भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन होता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी का विस्तार लगभग 35 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर होता है। भूपर्पटी पर वजन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.60 और सिलिकॉन 27.72। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होता है।
ठीक है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46.6, सिलिकॉन 27.7, एल्युमिनियम 8.1, लौह 5, मैग्नीशियम 4, कैल्शियम 2, पोटेशियम 2, सोडियम 2 और अन्य 2। नेक्स्ट है कि भारत में किस देश के साथ अपनी जो 4096.70 किलोमीटर यानी 2545.57 मील की सीमा साझा करते हैं? सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। 5 भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं: असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा 15, देखिए भारत की स्थलीय सीमा यह है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। और जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षिण का सदस्य है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से, उत्तर पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से, उत्तर दक्षिण पूर्वी भारत और दक्षिण सीमा अरब सागर से मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। नेपाल की सीमा पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भारत से 3 ओर से घिरी हुई है अतः तथा उत्तर में तिब्बत चीन से को स्पर्श करती हैं। इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल राज्यों से लगी हुई है। भारत और चीन के बीच में सीमा में एक मोहन रेखा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? बी ऑप्शन भागलपुर में। यह बिहार का पहला जो है एवं भारत का चौथा बर्ड रिगिंग स्टेशन है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी व उन पर अनुसंधान करना है। इसके अलावा तमिलनाडु के पॉइंट कालीमेयर, राजस्थान के भरतपुर व ओडिशा के चिल्का झील में रिंगिंग सेंटर है। इस सेंटर के शुभारंभ के पहले दिन सुंदरवन में पुनर्वास के लिए लाए गए 4 गरुड़ों को रिंग पहनाया गया। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। और यहाँ पे एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंडों की संख्या है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगा, मान लीजिए 2 है तो 1 गुने 2 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। एक अभाज्य संख्या के जैसे 3 है तो 1 गुने 3, तो एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या 2 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 में प्रथम पद पी है। ठीक है। तो और सर्वांतर क्यू है तो ये इसका राइट आंसर बी होगा, पी प्लस 9 क्यू। यहाँ पे यदि देखें तो कहता है कि एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भाग में बांटा जाता है। उस तल द्वारा विभाजित शंकु के दोनों भाग, मान लीजिए ये है शंकु, दोनों भाग कह रहा है। ठीक। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, यानी नीचे 1 ये 1। ठीक है। तो इस भाग का जो आयतन होगा ये हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है। और इस भाग का जो आयतन होगा ये होगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है। यानी कितना होगा? 1:2 का क्यूब 8 यानी 7, यानी सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट 67 में है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। 68 में ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। 69 में 69 का सी ऑप्शन। और 70 का जो हो जाएगा, 70 में यदि आप देखें तो उस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन कीजिए जो इतना इतना के वर्गों के योग में जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन।